वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइज, हम सभी लोगों ने अपनी दुनिया देखी है, जानवरों की दुनिया देखी है, काफी बड़े बड़े से ओशन देखे हैं, इसी के साथ में जंगल भी देखे हैं। लेकिन कैसा हो कि एक बहुत ही छोटे से डस्क फ्लैग के ऊपर पूरी की पूरी दुनिया बसती हो, जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे से जीव हो, यानी कि एक ऐसा कण जिसके अंदर हजारों जाने एक साथ रहती हो। तो क्या कभी कोई उन्हें सुन पाएगा या फिर वो सब खतरे के अंदर आ जाएंगे? तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी ऐसी एक दुनिया के अंदर चलते हैं जहाँ पे रहने वाले जीव बहुत ज्यादा छोटे हैं, बिल्कुल एक डस्ट के ऊपर रहने वाले जीव। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक एलिफेंट दिखाया जाता है जिसका नाम हॉर्टन था। वो एक जंगल में रहता है और बहुत खुश रहता है। जंगल में जब वो अपनी मस्त मजे से नहा रहा था तभी उसे किसी की हेल्प की आवाज आती है, जैसे कि कोई उससे जोर जोर से हेल्प मांग रहा हो। हॉर्टन का कोई काम नहीं था, बस अपने दोस्तों के साथ में मौज मस्ती करने का काम था। जैसे कि जंगल का जानवर एक लायन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे चीजें थोड़ी गड़बड़ थी। यहाँ की जो लीडर थी वो एक कंगारू थी जो कि सबको बस अपने नियम कानून मानने के लिए फोर्स किया करती थी। उसका एक बेटा भी था जिसे वो हॉर्टन के साथ रहने के लिए बिल्कुल मना करती थी। उसके ख्याल से हॉर्टन बहुत बुरा है और बाकी सबको भी बिगाड़ देगा। हॉर्टन इन चीजों पे ध्यान नहीं देता, लेकिन जब वो अपने दोस्तों से बातें कर रहा था तभी उसे मदद की वापस से आवाज आती है, जो कि इस बार उसे क्लियरली सुनाई दे रही थी। वो ढूंढने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता सिवाय एक छोटे से डस्ट के। उसे अब फील होने लगता है कि जैसे इस डस्ट के अंदर एक पूरी की पूरी फैमिली है जो कि उससे मदद मांग रही है। हॉर्टन उस मदद की आवाज के पीछे भागने लगता है, जहाँ पे उसे वो कण दिखाई भी देता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता क्योंकि वो डस्ट फ्लेक बहुत ही ज्यादा छोटा था। और तभी आखिरकार हॉर्टन उसे पकड़ ही लेता है। इसी वक्त चिंपैंजीज का एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो कि हॉर्टन के ऊपर कीलों से अटैक कर देता है। हॉर्टन को लगता है कि ये डस्ट फ्लेक कहीं इधर उधर उड़ ना जाए। इसी चक्कर के अंदर हॉर्टन नदी किनारे एक फ्लावर को तोड़ लेता है और उसी के ऊपर उस छोटे से डस्ट फ्लेक को बिठा देता है। अब हॉर्टन को समझना था कि आखिर आवाज कहाँ से आ रही है। इसी के कारण वो नदी तालाब से थोड़ा पास आ जाता है और छोटे से फ्लावर को घूर घूर के देखने लगता है कि आखिर क्या उस डस्ट फ्लेक से सच में आवाज आ रही थी। तभी वहाँ पे वही कंगारू आ जाती है और हॉर्टन उसे भी सारी बात बताता है, लेकिन एक कंगारू हॉर्टन की बात बिल्कुल नहीं मानती बल्कि उसे पागल समझती है। कंगारू के अकॉर्डिंग जो है बस हम है, हमसे छोटे इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। लेकिन हॉर्टन अब कहीं ना कहीं ये बात सोचने लग गया था कि क्या पता इस छोटे से डस्ट फ्लेक के अंदर भी एक पूरी की पूरी दुनिया बसती हो, जैसे कि हम भी एक दुनिया के अंदर रहते हैं, और क्या पता हमारा यूनिवर्स भी बहुत छोटा हो। कंगारू कहती है कि तुम्हें जो भी समझना है वो सारी चीजें तुम खुद से समझो, लेकिन ये कहानी बाकी बच्चों को सुनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस जंगल के बहुत सारे नियम है और वो तुम्हें मानने पड़ेंगे अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है तो। हॉर्टन बड़ा परेशान हो जाता है, खुद के कान वान बंद कर लेता है। कंगारू तो यहाँ से चली जाती है, लेकिन फिर से हॉर्टन उसी छोटे से डस्ट फ्लेक को देखने लगता है और समझ जाता है कि इस डस्ट फ्लेक के अंदर जो रहने वाले हैं वो इतने छोटे हैं कि हॉर्टन की आवाज जरूर नहीं सुन पा रहे हैं। इसलिए वो इतनी जोर से हेलो बोलता है कि वो जो डस्ट फ्लेक था उसके अंदर रहने वालों को काफी तेज आवाज आती है। तब हमें पता चलता है कि हॉर्टन बिल्कुल सही था। हम एक शहर को देखते हैं जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से जीव थे। बिल्कुल एक शहर में जैसे सब रहते हैं वैसे यहाँ पे भी सब रहते हैं। इस शहर में रहने वालों को हूस कहा जाता था और हॉर्टन की आवाज अब तक ट्रेवल करके यहाँ पे पहुँच चुकी थी। असल के अंदर इन हूस को भी, यानी कि इन छोटे छोटे से क्रीचर को भी नहीं पता था कि ये कितने छोटे हो सकते हैं। जिसके बाद में सीन यहाँ के मेयर पे शिफ्ट हो जाता है। उसके साथ उसकी बीवी भी थी और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि उसके 96 बच्चे थे। ऑलमोस्ट सारी की सारी लड़कियां थी जिनका सबका नाम एच से शुरू होता है। अब वो सबसे तो बात नहीं कर सकता था, इसी के कारण हर एक बच्चे को बहुत कम टाइम दे पाता है। मेयर का एक बेटा था जिसका नाम जोजो था, और अब जैसा कि मेयर का वो एक इकलौता अपोनेंट था कि आगे जाके वही मेयर बनेगा, तो वो जोजो से यही चाहता था। लेकिन जोजो बहुत ज्यादा डरा करता था अपने फादर से, सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट के चक्कर में कि कहीं उसके इंसल्ट ना हो जाए अपने फादर के सामने। अब यहाँ पे जो हॉर्टन था वो अपने एक बेस्ट फ्रेंड को अपनी सारी बात बताता है, जो कि एक छोटा सा रेट ही था, चूहा ही था। तो यहाँ पे ये चूहा कहता है कि तुम्हारी बात सच हो या झूठ हो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कोशिश करना कि तुम ये बात बस मुझे ही बताओ, बाकी ज्यादा इधर उधर मत बताना। क्योंकि इस चूहे को समझ में आ गया था कि अगर हॉर्टन ऐसी बात किसी और को बताएगा तो सब लोग उसे पागल समझेंगे। हॉर्टन वादा करता है कि ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं कहूंगा। अब हॉर्टन का जब सबसे बेस्ट फ्रेंड जो छोटा सा चूहा था जब वो जाता है तो उसके बाद में बाकी सारे दोस्त भी आते हैं, और हॉर्टन के इतने बड़े पेट के अंदर वो बात टिकती ही नहीं है। वो अपने बाकी सारे दोस्तों को भी सेम कहानी सुनाता है कि कैसे इस छोटे से डस्ट फ्लेक के ऊपर एक पूरी की पूरी दुनिया बसती है और इसके अंदर से किसी की मदद की आवाज आ रही है। हॉर्टन ने जब उस फ्लावर को पकड़ रखा था और वो बड़े बड़े से जंप करता है, हिलता डुलता है, तो यहाँ पे हूस की पूरी दुनिया भी इधर उधर हो जाती है, सब कुछ हिलता डुलता रहता है। मेयर इन चीजों के ऊपर ध्यान देता है और सोचता भी है कि आखिर ये सब चीजें कैसे हो रही है, पहले तो कभी नहीं हुआ करती थी। जिसके बाद में मेयर यहाँ के प्रेसिडेंट से मिलता है। ये दोनों अपनी अपनी पोजीशन पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे। जो प्रेसिडेंट था जो कि एनुअल सेलिब्रेशन की काफी सारी तैयारियां कर रहा था। मेयर प्रेसिडेंट से कहता है कि क्या आपने चीजों को नोटिस नहीं किया जो कि इतनी ज्यादा गड़बड़ हो रही है, तो क्यों ना हम इस एनुअल सेलिब्रेशन को थोड़ी टाइम के लिए रोक दें। लेकिन ये प्रेसिडेंट मेयर की किसी भी बात को सीरियस बिल्कुल नहीं लेता है और कहता है कि तुम तो
पागल हो, सारी चीजें एकदम सेफ है और बिल्कुल ठीक है। मेयर परेशान हो जाता है और अपने ऑफिस के अंदर बैठ के सोचने लगता है कि आखिर वो इन सब हूस की सिक्योरिटी कैसे कर सकता है, उन्हें कैसे सेफ रख सकता है। वो प्रेसिडेंट से इतना ज्यादा भड़का हुआ था कि एक स्टेपलर को उठा के सीधा फेंकता है जो कि उसके खुद के मुंह पे आके लग जाता है। और जैसे ही वो दर्द के मारे जोर से चिल्लाता है तो इतनी जोर की आवाज आती है कि सीधा हॉर्टन को सुनाई दी जाती है और हॉर्टन भी यहाँ पे हेलो कहता है। कह सकते हैं कि हॉर्टन की आवाज अंदर बैठे मेयर को आ रही थी और मेयर भी कहीं ना कहीं हॉर्टन से बात करना चाहता था। इस वक्त मेयर को बिल्कुल नहीं पता था कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है, इसके पीछे कौन हो सकता है। मेयर के बाहर आने के बाद उसे पता चलता है कि एक पाइप टूटा हुआ था और उसी के अंदर से ये आवाज आ रही थी। इसी चक्कर में टूटे हुए पाइप के ऊपर वो स्पीकर लगा देता है ताकि बाकी सब भी उसकी आवाज सुन सके। मेयर बात करता है और हॉर्टन को कहता है उसी स्पीकर के थ्रू कि तुम कौन हो, जहाँ पे हॉर्टन भी जवाब देता है। हॉर्टन अपने बारे में तो बताता ही है और साथ ही में इन छोटे हूस की दुनिया के बारे में भी बताता है कि ये पूरी दुनिया बहुत छोटे छोटे क्रीचर से बनी है जो कि एक छोटे से फूल के ऊपर टिकी हुई है। मेयर को लगता है कि जरूर कोई उसे मजाक कर रहा है, ये बड़ा सा पाइप कहीं ना कहीं जाके कनेक्ट होता होगा और उसके ऑफिस वाले मजे ले रहे होंगे। लेकिन तब यहाँ पे हॉर्टन उसे बिलीव दिलाने के लिए एक पेड़ की छाया से बार बार में इस फूल के ऊपर आगे पीछे करता रहता है जिससे कि इस हूस की दुनिया के अंदर अंधेरा और उजाला बार बार में होता है। मेयर को समझ में आ गया था कि इनकी दुनिया तो बहुत छोटी है और बाहर वाला जो भी जीव है उन्हें आराम से कंट्रोल कर सकता है। अब इस मेयर को बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी कि अब आखिर इन छोटे छोटे क्रीचर्स का क्या होगा। जिसके बाद में वो सीधा साइंटिस्ट के पास में जाता है जो कि अपने शहर की बहुत ज्यादा समझदार लेडी थी और पूछता है कि अगर हमारा जो यूनिवर्स है वो एक छोटे से फूल के ऊपर टिका हुआ होगा तो आखिर इसका क्या मतलब है। ये साइंटिस्ट बताती है अगर सच में ऐसी बात है तो बहुत सारी चीजों में बदलाव होगा, कई सारी चीजें ऊपर नीचे हो जाएगी, मौसम भी बदल जाएगा और कोई भी चीज स्टेबल नहीं रहेगी और गलती से अगर हम ज्यादा हिले डुले तो हमारा पूरा प्लेनेट बर्बाद भी हो सकता है, हम मर सकते हैं। मेयर को डर लगता है और वो अपने सारे लोगों की जान बचाने के लिए सीधा भागता हुआ आता है और हॉर्टन से बात करता है कि वो उसकी मदद करे, उसके प्लेनेट को बचाने में मदद करे। हॉर्टन कहता है मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद करूंगा और मेयर यहाँ पे कहता है कि उनके शहर को एक सेफ सी जगह पे रख दिया जाए ताकि कोई भी चीज इन्हें वापस से हिला डुला ना सके। हॉर्टन देखता है कि आखिर सबसे सेफ प्लेस क्या होगी, जहाँ पे वो जंगल के बिल्कुल बीच में ऊपर वाली जगह पे जाता है जहाँ पे उसे एक बिल्कुल सेफ प्लेस दिखाई देता है पेड़ के बीच के अंदर। वो सोचता है कि इसी छोटे से फूल को वहाँ रख दिया जाएगा तो बिल्कुल ठीक होगा। अब यहाँ पे हॉर्टन आगे बढ़ने लगता है इसी छोटे से फूल को लेके जहाँ पे उसके पीछे पीछे उसके खुद के दोस्त भी आने लगते हैं और उनके हाथ में भी फूल था। ये सारे दोस्त मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि इनके फूलों के ऊपर भी बहुत सारी दुनिया है। अब जैसा कि पूरे जंगल के अंदर ये बात फैल जाती है कि फूल के ऊपर एक दुनिया है तो कंगारू के बच्चे ने भी इसी फूल को उठा लिया था और कहता है कि इस पे भी दुनिया है। कंगारू मामा तो बहुत ज्यादा भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और ऊपर से हॉर्टन भी सबका दिमाग खराब कर रहा है। इसी चक्कर में वो हॉर्टन के पास आके उसे डांटने लगती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ये कहानी सुनाने के लिए। वो हॉर्टन से उसी फ्लावर को मांगती है लेकिन हॉर्टन मना कर देता है कि जी नहीं, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं दूंगा। अब तक यहाँ पे इस कंगारू की मदद करने के लिए सारे चिंपैंजीज का ग्रुप भी आ जाता है जो कि सारे के सारे हॉर्टन के खिलाफ थे। हॉर्टन फुल स्पीड से यहाँ से भागता है ताकि वो उस बड़े से ऊंचे से पहाड़ पे पहुंच सके, लेकिन रास्ते में था एक झूलता हुआ ब्रिज। हॉर्टन उस पे चढ़ तो जाता है लेकिन उसका वजन ऑब्वियस सी बात है बहुत भारी था जिससे कि वो बड़ी मुश्किलों से आगे बढ़ रहा था। यहाँ हॉर्टन ने अपनी सूंड के अंदर छोटी सी फूल को पकड़ के रखा था और अपने बड़े बड़े पैरों से इन रस्सियों के ऊपर सर्कस करता हुआ आखिरकार आगे पहुंच ही गया था। लेकिन इतना ज्यादा हिलने डुलने के चक्कर में जो हूस का एक छोटा सा प्लेनेट था वो भी पूरी तरीके से हिल चुका था। जिसके बाद में मेयर भागता हुआ आता है और हर किसी को यही कहने लगता है कि घर में जितनी भी टूटने फूटने वाली चीजें हैं उन सबको नीचे रख दो। मेयर अपने रूम में जाके अपने झूमर को उतारने लगता है। जब उसकी वाइफ ही पूछती है कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं तो मेयर कुछ समझा ही नहीं पाता, लेकिन उसकी वाइफ भी आखिर क्या ही समझती कि और उस दुनिया से कोई इनकी मदद कर रहा है। ये सारी चीजें मेयर की वाइफ के तो बिल्कुल ऊपर से जा रही थी। रात होने पे जो मेयर है वो हॉर्टन से पूछता है कि क्या अब हम सही जगह पे पहुंच गए हैं, जहाँ पे हॉर्टन कहता है कि हाँ बस हम जल्द ही पहुंच जाएंगे, कुछ भी करके बिल्कुल सेफली वो इस पूरी दुनिया को अच्छी जगह पे रख देगा। मेयर की वाइफ इस वक्त मेयर को नीचे बुला लेती है कि चलो आप नीचे आ जाओ और हम यहाँ पे जोजो को देखते हैं जो कि सीक्रेटली एक जगह पे जा रहा था। असल के अंदर ये एक रिसर्च सेंटर था जिसे कि बंद कर दिया गया था। जोजो बहुत इंटेलिजेंट था। जिसके बाद में हम इसी कंगारू को देखते हैं जो कि अब बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी हॉर्टन से। इसी के कारण वो एक वल्चर के पास जाती है यानी कि गिद्ध के पास में और कहती है कि जाके उस हॉर्टन से वो फूल ले लो। हॉर्टन रात के अंदर सो गया था और उसे बहुत ज्यादा ठंड भी लग रही थी। अगले दिन पता चलता है कि ये जो छोटे से वर्ल्ड है, छोटी सी हूस का प्लेनेट है, उसके अंदर तो बर्फ जम गई थी। असल के अंदर रात में इतनी ज्यादा ठंड पड़ी थी कि उस पूरी जगह पे छोटी मोटी सी बर्फ जम गई थी और इस चक्कर में ये छोटा सा जो क्रीचर का वर्ल्ड था यहाँ पे बर्फ जम गई थी। ये साइंटिस्ट मेयर को कहती है कि जरूर कोई न कोई अनहोनी होने वाली है, आखिर समर में बर्फ कैसे गिर सकती है। मेयर यहाँ पे हॉर्टन को कहता है कि पता नहीं क्या क्या हो रहा है, आखिर तुमने हमें कहाँ पे रख दिया था। हॉर्टन को पता चलता है कि रात में थोड़ी ठंडक थी और जमीन पे रहने के चक्कर में वहाँ पे ओस जमी हुई थी। इसी ओस से इनकी दुनिया में बर्फ जम गई। वो जोर से फूंक मारता है जिससे कि सारी बर्फ फिर से पिघल जाती है। हॉर्टन को लगता है उसे
उसे मारने के लिए काफी सारे जंगल के जानवर आने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी झाड़ियों में से। लेकिन तभी वहाँ से तो निकल के उसका दोस्त आता है, जो कि उसे बताता है कि हॉटन तुम्हारी जान खतरे में है। कंगारू अपने साथ में पूरा जंगल इकट्ठा कर चुकी है, सारे जानवर तुम्हारे खिलाफ है और सब चाहते हैं कि वो तुम्हें जंगल से निकाल दे। साथ ही में एक वल्चर भी आने वाला है, जो कि तुमसे इस फ्लावर को छीन लेगा। हॉटन कहता है तुम मेरे सच्चे दोस्त हो और तुमने मुझे सारी चीजें इन्फॉर्म करी है, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं इस फूल को अपनी जगह पे पहुंचा के ही रहूंगा। हॉटन मेयर को कहता है कि उसका पूरा जंगल उसके खिलाफ हो गया है, तो कभी भी यहाँ पे वॉर की सिचुएशन आ सकती है। कुछ भी हो जाए सारे लोगों को सेफ्टी से रहना पड़ेगा, यानी कि ये जो छोटे छोटे से हूस के क्रीचर है इन सबको। यहाँ मेयर खुद भी परेशान था, क्योंकि उसकी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा था। वो कहता है कि प्रेसिडेंट यहाँ पे एक तरीके का सेलिब्रेशन करने वाला है, जिसके अंदर सारे के सारे हूस इकट्ठे होने वाले हैं। इसी वक्त इतनी देर के अंदर यहाँ पे वही वल्चर आ जाता है, जो कि हॉटन के ऊपर अटैक कर रहा था। और अब हॉटन के पास में वो फूल था, जो कि बुरी तरीके से हिल रहा था। इस चक्कर में ये छोटी सी दुनिया भी हिल रही थी। यहाँ आगे आगे हॉटन था, पीछे पीछे वो वल्चर था और हॉटन बस उस फूल को बचाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वल्चर से थोड़ा बहुत पीछा छूटता है तो हॉटन पूछता है कि क्या तुम सब लोग ठीक तो हो ना। तो यहाँ पे मेयर कहता है कि जल्दी सारे लोग इकट्ठे होने वाले हैं। हॉटन कहता है कि तुम्हें सबको समझाना होगा, सबको सेफ प्लेस पे रखना होगा। मेयर सारे के सारे हूस को कहता है कि मैं इमरजेंसी स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन प्रेसिडेंट इन सब चीजों के लिए मना कर देता है। कुछ भी हो बस अपना सेलिब्रेशन मनाते रहो, कोई गड़बड़ नहीं है। और किसी को भी मेयर की बात पसंद ही नहीं आती, बल्कि सारे लोग तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को पसंद कर रहे थे, क्योंकि वो इस वक्त सेलिब्रेट करने दे रहा था। मेयर समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन जब कोई उसकी बात पे विश्वास नहीं करता तो वो हॉटन को कहता है कि एक बार तुम्हें अपनी आवाज सुनानी पड़ेगी, कि आखिर ये खुद बताए कि आखिर ये सब कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। हॉटन बस बोलने ही वाला था कि पीछे से वो वल्चर उड़ के आता है और उस फूल को ले लेता है। इस चक्कर में इस छोटी सी दुनिया के अंदर बहुत तेज तूफान आ जाता है। प्रेसिडेंट को अभी भी लग रहा था कि ये तो बस मौसम है, जो कि बहुत अच्छा हो रहा है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। यहाँ हॉटन बहुत तेजी से भागता है ताकि वो वल्चर से उस फूल को ले पाए, लेकिन जैसे ही हॉटन यहाँ पे पहुँच पाता तब तक वल्चर ने उस फूल को नीचे गिरा दिया। पता चलता है कि एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। नीचे तो फूलों की एक बहुत बड़ी वादी थी, जहाँ पे बिल्कुल सेम फ्लावर थे। आखिर हॉटन अपने वाले फूल को कैसे ढूंढ पाता जिसके ऊपर वो डस्ट फ्लेक था, जिसके ऊपर वो पूरी की पूरी दुनिया बसती थी। हॉटन अभी भी हार नहीं मानता, बल्कि हर एक छोटे से फूल को देखता है और अपने डस्ट फ्लेक को ढूंढने लगता है। काफी देर बीत जाती है और आखिर में उसे उड़ता हुआ वही फूल मिल जाता है जिसके ऊपर वो डस्ट फ्लेक था। वो मेयर को कंटिन्यूअसली आवाज देता है, लेकिन पीछे से कोई आवाज नहीं आ रही थी। हॉटन बिल्कुल उदास हो चुका था और इतनी देर में पीछे से मेयर की आवाज आती है, क्योंकि मेयर ने कुछ ऐसा किया था जिससे कि अब ये सारे के सारे हूज ही हॉटन की बात सुन पा रहे थे। इन सबको तो विश्वास हो गया था कि बाहर की भी दुनिया एग्जिस्ट करती है। सब मेयर की बात पे बिलीव करने लगे थे। मेयर यहाँ पे हॉटन से अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, पूरे शहर वालों से मिलवाता है। वो सब हॉटन पे बिलीव करने लगे थे। हॉटन आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन अभी भी कंगारू ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। वो सारे जानवरों को इकट्ठा करके भड़काने लगती है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर आखिर क्या होगा अगर ये हॉटन हमारे आसपास रहेगा और गलत गलत कहानियां सुनाएगा। तो ये सारे जानवर हॉटन को पकड़ने आ जाते हैं। हॉटन बस आगे बढ़ ही रहा था और तभी उसे पता चलता है कि सारे जानवर उसे पकड़ने के लिए आ गए हैं। हॉटन बीच में था और सारे जानवर बिल्कुल गोलाई में खड़े थे। ये कंगारू आती है और हॉटन से इसी फ्लावर को मांगने लगती है, और अगर हॉटन ने ऐसा नहीं किया तो उसे पिंजरे के अंदर डाल दिया जाएगा। हॉटन डरा हुआ था कि अब आखिर वो क्या करेगा। हॉटन बहुत समझाता है कि तुम खुद देखो, इस पे एक डस्ट फ्लेक है और उसके अंदर पूरी की पूरी दुनिया रहती है, जिसे वो कैसे मरने देगा। वो सब मदद मांग रहे हैं, वो हमारे जैसे जिंदा है। कंगारू अब सारे के सारे चिंपैंजीज को और सारे जानवरों को कहती है कि पकड़ लो इसे। मेयर और उसकी पूरी दुनिया को बातें सुनाई दे रही थी कि वो कितने बड़े खतरे में है, क्योंकि कोई इनके बारे में जानता ही नहीं है। इसी के कारण मेयर सबको एक साथ में शोर मचाने के लिए कहता है कि सब ज्यादा से ज्यादा शोर मचाओ। सारे हूस एक साथ में शोर मचाते हैं, लेकिन वो आवाज अनइवन थी और इवन इतने ज्यादा कम थी कि कोई सुन भी नहीं पा रहा था। अब मेयर यहाँ पे अपने बेटे को फॉलो करने लगता है, जोजो को, जो कि एक रिसर्च सेंटर था और उसके अंदर भी काफी सारे इक्विपमेंट्स थे जिससे कि आवाजें निकल सकती थी। और अब जोजो उस मशीन को स्टार्ट कर देता है, इस तरीके से एक्टिवेट करता है कि वो आवाज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब तक हॉटन को भी पकड़ लिया गया था, ऊपर से काफी ज्यादा शोर भी हो रहा था। कंगारू हॉटन से उस फूल को ले लेती है और गरम गरम तेल के अंदर गिराने ही वाली थी, लेकिन तभी यहाँ वाले जानवरों को किसी की मदद की आवाज आने लगती है। और जो उसका खुद का बेटा रूडी था, छोटा कंगारू, उसे आवाज आती है सबसे पहले कि देखो मॉम, कोई तो आवाज है और कोई हमसे मदद मांग रहा है। इवन अब तो बाकी सारे जानवर भी वो आवाज सुन पा रहे थे। सबको विश्वास ही नहीं होता कि आखिर इस फूल के ऊपर इतने छोटे से डस्ट फ्लेक के अंदर कोई दुनिया भी बस सकती है। रूडी आता है और उसी फ्लावर को वापस से हॉटन को दे देता है। हॉटन अब मेयर को बताता है कि यहाँ के लोगों को भी तुम पे विश्वास हो गया है, तुम्हारी दुनिया के बारे में पता चल गया है। और आखिरकार सारे लोगों ने मिलके ये कर दिखाया, यानी कि खुद की दुनिया के बारे में बता दिया। यहाँ एक तरफ हॉटन के जंगल के सारे जानवर बड़े खुश थे और वहीं पे दूसरी तरफ जो हूस क्रीचर थे वो भी बड़े खुश थे। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कंगारू अब जब झूठी पड़ गई थी तो वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। लेकिन हॉटन उसके पास जाता है और उसे उदास न रहने के लिए कहता है। कंगारू को भी बुरा लगा था कि उसने अच्छा नहीं किया हॉटन के साथ में। अब सारे के सारे जानवर एक साथ में हॉटन के साथ जाते हैं और उस छोटे से फ्लावर को पहाड़ी के ऊपर रख देते हैं ताकि हूस की पूरी दुनिया बड़ी
बड़ी खुशी खुशी से रह सके बिल्कुल सेफली। और इसी के साथ में यूनिवर्स की बहुत छोटे छोटे से डस्ट फ्लेक के साथ में ही ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइज आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।